तो गाइस इस्तांबुल यानी कि तुर्की का वीज़ा हम इंडियंस को लेना पड़ता है। अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आप ई वीज़ा ले सकते हो, 1.5 आवर में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यूएस, यूके या शेंजन के वीज़ा नहीं है तो आपको स्टिकर वीज़ा लेना पड़ेगा। जैसे कि मेरा आया है तो मैंने बाजू में लगा रखा है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ वीज़ा, तो मुझे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा लगेगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए ये वीडियो आप एंड तक देखिए। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. ओके, तो पहले आप फिक्स कर लीजिए। पहले तो आपको जाना है, अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट के लिए भी मैंने एक रील बनाई थी यानी कि शॉर्ट्स, तो वो भी आप देख सकते हो कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिक्स करना है डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो डॉक्यूमेंट में एक चेक लिस्ट आता है, उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हो वो लिंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके रिगार्डिंग, आप पहले देख लीजिए। पहले तो मेन चीज़ ये चेक करनी है आपको कि आपके पासपोर्ट में 4 to 5 ब्लैंक पेज रहने चाहिए। कुछ भी करके 4 to 5 ब्लैंक पेज होंगे तो ही आपको वीज़ा मिल सकता है। पहले वो चेक करें, विदिन 6 मंथ आपका रहना चाहिए पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। फिर आता है फॉर्म, वो तो सब में ही आता है फॉर्म, ऑब्वियस है। आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना होगा, फिर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आप ब्लैक या ब्लू पेन से फिलअप कर सकते हो। और फ़ोटो साइज़ इसका थोड़ा बड़ा रहेगा और वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको लगाना पड़ेगा। इंचेस में होगा, इंच। मेरे को अभी प्रॉपर साइज़ नहीं पता है, मैं वीडियो में लिख दूँगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और रिसेंट फ़ोटो रहेगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं VFS में, तो आपको रिसेंट फ़ोटो ही देना पड़ेगा। 2 फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका कवरिंग लेटर, यानी आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, वो सारी डिटेल कवरिंग में होगी। और आपको क्यों जाना है वो होगा। आपकी आइटिनरी भी लगा तो इसमें तो चलेगा। कवरिंग लेटर के बहुत सारे सैंपल ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आगे भी वीडियो में बोला थाईलैंड वाली। तो सेम कवरिंग लेटर बेसिकली सेम ही रहता है हर वीज़ा में, कोई भी कैटेगरी हो, क्योंकि आप काम वगैरह तो वही करते हो जो पहले करते थे। ठीक है, तो कवरिंग लेटर हो गया, फिर आइटिनरी आ गई। उसके बाद आता है फ़्लाइट टिकट। फ़्लाइट टिकट कंफर्म लेनी चाहिए। तुर्की कंफर्म फ़्लाइट टिकट मांगता है आपके पास, तो वो कंफर्म फ़्लाइट टिकट आप QR कोड के साथ भी लगा सकते हो, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना बहुत ही होगा। आप अगर QR कोड भी लगा देते हो तो इसका मतलब ये रहेगा कि भाई ये टिकट कंफर्म है। और मेरे केस में तो ऐसा था, नॉन रिफंडेबल टिकट थी मेरी, बस मैंने टिकट लगा रखी थी। उसके बाद होटल बुकिंग चाहिए। होटल बुकिंग क्या होगा, वाउचर रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन बहुत सारे केस में अभी देखा गया है कि लाइक VFS ग्लोबल की जो वेबसाइट है वहाँ पे लिखा है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई पेड होटल होना चाहिए, ऑलरेडी पेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यार इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं, और अगर आपको जाना ही है तो आप पेड करो या कोई भी करो चलेगा। लेकिन मोस्टली केस में booking.com के वाउचर चलते हैं, तो आप वो अटैच कर दो तो भी रहेगा इजी। फिर अगर आपके पास कुछ और बुकिंग है, यानी एक्टिविटीज़ के, वहाँ की एक्टिविटीज़ आपने ऑलरेडी बुक करवाई है, तो उसकी भी वाउचर लगा दो। और आपके साथ जो लोग आने वाले हैं उसका भी लिस्ट इसी में ऐड कर दो कवरिंग लेटर में। जो पहले वो मुझसे रह गया, यानी मेरे केस में मेरा जो फ्रेंड है उसका मैंने सारी डिटेल मेंशन की थी कवरिंग लेटर में, और उसका पासपोर्ट, उसके वीज़ा, सब कुछ मैंने ऐड कर दिए थे मेरी फ़ाइल में, यानी उसका ग्रीन कार्ड भी मैंने ऐड किया था। तो मुझे रिजेक्शन नहीं चाहिए था, इसीलिए तो मैं भी यही चाहूँगा कि आपके रिजेक्ट ना हो वीज़ा। तो इतने डॉक्यूमेंट ले लो और रीचेक कर लो। फिर आता है बैंक स्टेटमेंट। विदिन 6 मंथ आपका बैंक स्टेटमेंट आप बैंक से ले लो, और हर एक पेज पे स्टैम्प करवा के, सिग्नेचर करवा के मैनेजर की आप ऐड कर दो। फिर बैलेंस सर्टिफिकेट आता है, वो भी ऐड करो तो चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, कुछ ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन दोगे तो अच्छा रहेगा, वरना ठीक है चलता है। और मिनिमम बैलेंस 1 लाख होना चाहिए मेंटेन। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख जितना बैलेंस है तो आपका, सिंगल पर्सन का बोल रहा हूँ, तो हो जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, 2-3 लोग हो,
तो उस अकॉर्डिंग 3-3.5 लाख या 4 लाख रहेगा तो भी चलेगा। तो आपके वीज़ा के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ऑलरेडी शेंजन ट्रैवल हो या यूके ट्रैवल हो, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपका ट्रैवलिंग पासपोर्ट है तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। फिर आता है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, जो हम इंडिया में टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसकी जो फर्स्ट पेज की कॉपी रहती है वो आप अटैच कर दो, वो भी चलेगी। पिछले 2 साल की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। और मेन चीज़ VFS में आजकल जो इंश्योरेंस रहता है, ट्रैवल इंश्योरेंस, तो वो उन लोग की ओर से आता है। यानी कि मेरा ऑलरेडी 800 रुपीज़ मैंने रिलायंस का मैंने लिया था ट्रैवल इंश्योरेंस, वो मेरा फ़ील हो गया क्योंकि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम ही आपको देंगे, वही आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो आप पहले VFS से बातचीत कर लो, VFS में फ़ोन करके, क्योंकि ये रूल्स कभी भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है अभी के टाइम पे है, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तब है। अभी आप नेक्स्ट ईयर ये वीडियो देख रहे हो और आप अप्लाई कर रहे हो मेरी बात सुन के, तो वो आपकी गलती हो जाएगी। इट्स बेटर पहले आप VFS में फ़ोन करो और एक बारी बातचीत कर लो उनके साथ, फिर जाके वीज़ा अप्लाई करो। मोस्टली ट्रैवलिंग पर्पज़, यानी जो आप कवरिंग लेटर होता है वो आप अपनी अच्छी तरीके से लिखें तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वीज़ा के। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए। एकदम शॉर्ट स्वीट मैंने बनाया है, इतना कुछ तामझाम नहीं किया है। मैं होटल के रूम पे ही बैठा हूँ, आप देख रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। 1-2 चीज़ें रह गई, मुझे कब से लग रहा था कि कुछ चीज़ छूट रही है। वो ये है कि वीज़ा की फ़ी, भाई वीज़ा की फ़ी बताना मैं आपको भूल गया। यानी करीबन मैंने जब अप्लाई किया था तो वो 14,000 समथिंग कुछ गया था मेरा। तो वो आप अपने एरिया के हिसाब से फिर VFS से कंसर्न कर लो कि टोटल फ़ी कितनी रहेगी। और हाँ, VFS सर्विस के जो भी चार्ज रहेंगे, अपॉइंटमेंट लेना वगैरह, तो VFS ग्लोबल की वेबसाइट से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप जैसे ही अपॉइंटमेंट लेते हो उसके बाद जो भी डेट पे आप जाओगे तो हाँ, हाफ पे आपको हाफ जो फीस रहेगी वो आपको ऑनलाइन पे करनी है, जो कि VFS चार्जेस, कुरियर वगैरह है। अगर आप दूर रहते हो, यानी कि मैंने मुंबई जाके अप्लाई किया था और मैं गुजरात से हूँ, तो बट ऑब्वियस है मुझे कुरियर ही सस्ता पड़ता है, तो मैंने कुरियर किया था। टोटल फीस मिला के समझो ना 14,000 समथिंग कुछ थी, लेकिन मैं 15 ही गिनता हूँ मुंबई आने जाने का, जो भी मिला के। और प्रोसेसिंग टाइम आपका रहेगा 5 से 7 बिजनेस दिन, ऐसा बोलते हैं, 5 to 7 बिजनेस डे। अब देख लो पीरियड कौन सा है। अगर रश आपको लगता है कि रश ज़्यादा रहेगा तो आप प्लीज़ प्रीमियम बाय मत करना, क्योंकि ये सेम ही रहता है। क्योंकि मैंने 3-4 दिन या 5 दिन के बाद VFS का जो टर्की एम्बेसी का कस्टमर केयर है वहाँ मैंने फ़ोन किया था और पूछा था कि मुझे VFS से बोला गया था कि आप प्रीमियम लो तो आप 3 से 4 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है टर्की के रिगार्डिंग, तो हम इतनी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं स्पीड में। यानी जो इकोनॉमी का जो टाइम लगता है वही प्रीमियम का वालों का भी है। तो पहले से आप ना बाय करें। मुंबई में 3,500 थे, तो मैंने सोचा था पहले कि मैं बाय करूं, लेकिन मैंने सोचा यार इतना जल्दी भी रिजल्ट क्यों लेना है, ऑलरेडी टाइम है। और मैंने जो मेरे फ्रेंड थे उनको मैंने पूछा था कि भाई मैं ये बाय करूं, तो उन्होंने मुझे ना बोला था इसकी कोई नीड नहीं है, जो टाइम लगता है उतना ही टाइम पे वो लोग भेज देंगे। US के वीज़ा, शायद UK के वीज़ा और शेंजन के कोई भी कंट्री के वीज़ा आपके स्टार्ट होंगे तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है ऑनलाइन। आपको सिर्फ इन 3 या तो US का अगर वीज़ा आपके पास है या शेंजन की TRC है या विजिटर वीज़ा भी एक्टिव है आपका, तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो टर्की के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, और नए हो मेरी चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।